प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर, जहां आज हम रसायन विज्ञान के 25 बहुत ही महत्वपूर्ण MCQ प्रश्न देखेंगे, जो कि विभिन्न प्रकार के प्रीवियस ईयर के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, जिनका कि लिस्ट हमने थंबनेल के रूप में प्रोवाइड कर दिया है। आप देख सकते हैं थंबनेल पर जो है SSC रेलवे बैंकिंग से लेकर के PU तक एक लंबा लिस्ट दिया गया है। इन सभी एग्जामों के प्रीवियस ईयर के एग्जामों में जो है पूछे हुए प्रश्नों में से हमने 25 प्रश्नों को यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया है, जिसमें कि आप लोग पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, आर्द्र ज्वार के लिए सामान्यतः उपयोग में लाई जाने वाली औषधि कौन सी है? और ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है। पहला ऑप्शन है क्लोरोक्विन, और दूसरा ऑप्शन है एस्कॉर्बिक एसिड, और तीसरा है आपका सल्फा ड्रग, और चौथा है क्लोरोमाइसिटिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका क्लोरोमाइसिटिन। क्लोरोमाइसिटिन जो होता है वो आपका टाइफाइड के इलाज के लिए जो है उपयोग किया जाता है, यानी कि आंत्र ज्वर के इलाज के लिए क्लोरोमाइसिटिन यूज किया जाता है। अब देखेंगे हम लोग दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन है, रेडियो कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल निम्नलिखित की उम्र अनुमान लगाने में किया जाता है। ऑप्शन ए है शिशुओं का उम्र का निर्धारण करने के लिए, दूसरा है जीवाश्मों के उम्र का अनुमान लगाने के लिए, या फिर सेलों के उम्र का अनुमान लगाने के लिए, या फिर चौथा ऑप्शन है प्राचीन इमारतों के जो है उम्र का अनुमान लगाने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है जीवाश्मों के उम्र का अनुमान लगाने के लिए हम लोग जो है रेडियो कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। और एक होता है यूरेनियम कार्बन डेटिंग। तो यूरेनियम कार्बन डेटिंग का उपयोग जो है हम लोग करते हैं दो चीजें। एक तो जो पुराने सेल हैं और प्राचीन इमारतें हैं, इनका उम्र का अनुमान लगाने के लिए हम लोग जो है यूरेनियम, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यूरेनियम। ठीक है, ये तो यूरेनियम डेटिंग का जो है उपयोग हम लोग करते हैं जो पुराने पुराने सेल होते हैं या फिर बिल्डिंग्स होते हैं, उनके उम्र का निर्धारण करने के लिए। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल जीवाश्म के लिए, और जो पुराने पत्थर हैं या फिर बिल्डिंग है उनका उम्र का पता लगाने के लिए यूरेनियम डेटिंग का, और शिशुओं का तो हम लोग खुद से ही मतलब कि याद रखते हैं, या फिर दूसरे तरीके हैं। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन का बात करें तो तीसरा क्वेश्चन है, मानव जाति के लिए ओजोन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह। ऑप्शन ए, वायुमंडल में हाइड्रोजन छोड़ती है। ऑप्शन बी, पृथ्वी का तापमान बनाए रखती है। और ऑप्शन सी, पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए ये एक रक्षा कवच बनाती है। और ऑप्शन डी, वायु में ऑक्सीजन छोड़ती है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका कि यूवी जो रे होते हैं उनको रोकने के लिए ये जो है ओजोन लेयर बनाती है, यानी कि एक रक्षा कवच, रक्षा आवरण बनाती है। तो इसलिए ऑप्शन सी सही था। अब बात करेंगे हम लोग चौथा क्वेश्चन का। तो चौथा क्वेश्चन है, वायुमंडल में जलने में सहायता देने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन जलने में सहायता नहीं करता है, हीलियम ये भी नहीं करता है, ऑक्सीजन जो है वो जलने में मदद करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड तो आपका बुझाने का काम करता है। तो ये भी आपका ऑप्शन सही नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर इसमें ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जो होता है वो वायुमंडल का एकमात्र ऐसा गैस है जो कि वायुमंडल में जलने के लिए सहायता करता है। अब देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, मानव तंत्र में रोगों से लड़ने वाला पदार्थ कौन सा है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, या फिर कार्बोहाइड्रेट है, या फिर एंजाइम है, या फिर प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, एंटीबॉडी। यानी कि जो प्रतिरक्षी होते हैं हमारे बॉडी के अंदर में, वो हमारे बॉडी में जो है रोगों से लड़ने के लिए उपस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि निर्जलीकरण के दौरान शरीर से शरीर से जो है कौन सा पदार्थ कम हो जाता है? शर्करा कम हो जाता है निर्जलीकरण के दौरान में, या फिर सोडियम क्लोराइड कम हो जाता है, या फिर कैल्शियम क्लोराइड सॉरी कैल्शियम फॉस्फेट कम हो जाता है, या फिर पोटेशियम क्लोराइड कम हो जाता है? तो देखिए नमक जो है निर्जलीकरण यानी कि डिहाइड्रेशन के दौरान में जो है आपका कम हो जाता है, सोडियम क्लोराइड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सोडियम क्लोराइड को ही हम लोग नमक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में उन स्थानों का क्रम जहां तांबा, सोना, लोहा तथा कोयला पाए जाते हैं इस प्रकार से है। ऑप्शन ए में है कोलार खेतड़ी। तो देखिए आप लोगों को डायरेक्टली मैं बता देता हूँ, तांबा जो है हमारे देश में जो है मेनली पाया जाता है यहाँ खेतड़ी में। आपने खेतड़ी में जो है आंदोलन भी सुना होगा, चिपको आंदोलन के बारे में। तो दो प्रकार के चिपको आंदोलन जो हम लोग सुनते हैं, एक तो हम लोग जो है उत्तराखंड में जो आपका गढ़वाल जिला था वहां पे सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा, और उससे कई सौ साल, मतलब कई सौ साल का नहीं, मतलब कि आपका जो है काफी साल पहले जो है आपका खेतड़ी में हुआ था। तो खेतड़ी में जो है आपका तांबा, इसके अलावा सोना की बात करेंगे तो सोना के लिए जो है आपका कोलार फेमस हो जाएगा। तो सोना के लिए याद रखिए
कोलार, तो यहाँ पर कोलार हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद से लोहा के लिए कुद्रेमुख हो जाएगा, और आपका जो है कोयला के लिए हो जाएगा झरिया। तो इस प्रकार से इसका जो है करेक्ट आंसर हो रहा है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि देखिए तांबा का पूछा हुआ है, तो तांबा जो है सबसे ज्यादा पाया कहाँ जाता है, खेतड़ी में पाया जाता है, और इसमें ऑप्शन डी ही एकमात्र है जिसमें कि आपका तांबा के लिए पहले जो है खेतड़ी बताया था। तो इस तरीके से आपका आंसर जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन है आग लगने तथा फैलने का सबसे कम संभावना किस पदार्थ में है? नाइलॉन में है, या फिर टेरिकॉट में है, या फिर आपका सूती वस्त्र में है, या फिर आपका पॉलिस्टर में है? तो देखिए इसमें जो है आपका सूती जो वस्त्र होता है, इसमें ये तो पहली बात कि इसमें आग लगने का संभावना नहीं होता है, क्योंकि ये आपका गर्म होता भी है तो भी आपका जो है जलता नहीं है। और दूसरी बात ये है कि ये आपका जलेगा भी तो जल के राख हो जाएगा, तो ये फैलेगा नहीं, इसलिए यहाँ पे सूती जो है सही आंसर है। बाकी ये जो नाइलॉन है या फिर टेरिकॉट है या फिर पॉलिस्टर है, तो ये जो है बहुत ज्यादा जल्दी गर्म हो जाते हैं, और इनकी वजह से इसमें आग लग जाता है, और फैलता भी बहुत तेजी से है। तो इसमें सूती वस्त्र जो है आपका सही आंसर था। अब बात करेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, जो कि है लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत कौन सा है? तो हरे साग सब्जियां जो होती हैं वो लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत होता है। दूध में आपका विटामिन बी और प्रोटीन जो है आपके काफी मात्रा में मिलते हैं। अंडा में भी आपका जो है कैल्शियम है, फैट है, ये ज्यादा मिलता है, और कैल्शियम मिलता है, कैल्शियम, फैट और प्रोटीन। इसके अलावा बीन्स में जो है आपका बहुत ज्यादा मात्रा में जो है प्रोटीन मिल जाते हैं। तो इस तरीके से इन चारों में देखेंगे तो हरी सब्जियां जो है सही आंसर हो जाएंगे। अगर देखेंगे हम लोग पन्ना के बारे में, देखिए पन्ना यानी कि एमरल्ड निम्नलिखित का बना होता है, तो ये आपका जो है बेरिलियम से बना होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि है मानव शरीर के तंत्र में विटामिन का निम्नलिखित कार्य नहीं हो सकता है या फिर नहीं कर सकते हैं? तो पाचन में मदद, औषधियों के उपापचय में मदद, शारीरिक वृद्धि में सहायता, या फिर ऊर्जा प्रदान? तो देखिए ऊर्जा प्रदान ये नहीं करता है। तो ऊर्जा पे जब प्रदान नहीं करता, चूंकि इसने पूछा है ना कि मानव शरीर में जो है विटामिन का कौन सा काम नहीं हो सकता है, यानी कि विटामिन कौन सा काम नहीं कर सकता है, तो ये जो है ऊर्जा प्रदान नहीं कर सकता है। बाकी शरीर की वृद्धि में भी हेल्प करता है, और औषधियों के उपापचय में भी मदद करता है, और साथ साथ पाचन में भी जो है ये मदद करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि गैसोलीन गैसोलीन को निम्नलिखित से मिश्रित करके गैसोहॉल बनाया जाता है। ऑप्शन ए है मेथिल अल्कोहल, और ऑप्शन बी है टेट्रा एथिल लेड, और ऑप्शन सी है एथिल अल्कोहल, और ऑप्शन डी है आपका ब्यूटेन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एथिल अल्कोहल। देखिए एथिल अल्कोहल जो है आपका, देखो गैसोलीन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है, सॉरी गैसोलीन बोल रहा हूँ, गैसोहॉल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो देखिए एक भाग हम लोग जो है लेते हैं एथिल अल्कोहल, और 9 भाग लेते हैं हम लोग गैसोलीन, और इस प्रकार से आपका जो है दोनों को मिक्स कर देते हैं, तो बन जाता है आपका गैसोहॉल। तो ये आप लोग को याद रखना है कि 9 पार्ट ऑफ गैसोलीन एंड 1 पार्ट ऑफ अल्कोहल इज मिक्स टू फॉर्म गैसोहॉल। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे देखेंगे हम लोग, तो आगे क्या है, अगला क्वेश्चन है तात्कालिक शक्ति के लिए धावकों को दिया जाता है। ऑप्शन ए सुक्रोज, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी क्लोराइड, और ऑप्शन डी ग्लूकोज। तो देखिए धावकों जो है, धावकों को तुरंत एनर्जी के लिए, मतलब इंस्टेंट एनर्जी के लिए जो है हम लोग ग्लूकोज प्रोवाइड करते हैं, देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बीज बोते समय सामान्यतया काम में लाए जाने वाले उर्वरक होता है। तो देखिए नाइट्रेट जो है, जब हम लोग बीज बोते हैं तो उस समय जो है हम लोग नाइट्रेट को जो है नॉर्मली यूज करते हैं बीज बोते के समय में। अगला क्वेश्चन है कि भोजन पकाते समय अधिकतम नष्ट होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो देखिए भोजन जब हम बनाते हैं तो उस समय जो है विटामिन ज्यादा, सबसे ज्यादा नष्ट होता है, वसा भी नहीं नष्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन भी जो है उसमें रह जाते हैं, लेकिन विटामिन जो है सबसे तेजी से आपका जो है बर्बाद होता है उच्च आंच पर। उच्च आंच का मतलब हो गया अधिक टेम्परेचर पर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है कि रेफ्रिजरेटर में प्रशीतलक यानी कि कूलेंट का काम करने वाला द्रव कौन सा है? ऑप्शन ए है द्रवीय कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है द्रवीय नाइट्रोजन, और ऑप्शन सी है द्रवीय अमोनिया, और ऑप्शन सी डी है अति शीतल जल। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। देखिए रेफ्रिजरेटर में जो है प्रशीतलक के रूप में हम लोग द्रवीय अमोनिया का यूज करते हैं, जो कि कूलेंट के रूप में काम करता है, प्रशीतलक के रूप में काम करता है रेफ्रिजरेटर में। अगला क्वेश्चन है ब्रेड बनाने में गुथा, यानी कि यहाँ पे गुथा हुआ आटा निम्नलिखित के कारण फूलता है। ऑप्शन ए है पकाने की प्रक्रिया में ऊष्मा की क्रिया से, नहीं है सही। इसके बाद बात करेंगे गुथे हुए आटे में कोशिका क्रिया के वजह से, और ऑप्शन सी है गूंथने के काम में लाए जाने वाले पानी का वाष्पीकरण के कारण, और ऑप्शन डी है किण्वन प्रक्रम के दौरान बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मोचन यानी कि रिलीज प्रक्रिया से। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए ब्रेड जब हम बनाते हैं तो जो आटा हम लोग गूथे हुए होते हैं
वो आपका काफी ज्यादा फैलता है, स्पॉन्जी होता है। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण ये होता है कि उनमें जो है जो फर्मेंटेशन हुआ रहता है ईस्ट की वजह से, खमीर की वजह से, तो उसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड बना होता है। यही कार्बन डाइऑक्साइड जब आपका जो है मोचित होता है, तो इसी की वजह से आपका जो है वो ज्यादा स्पॉन्जी, मतलब कि फूलता है ज्यादा, ठीक है, स्पॉन्जी बन जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी था। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है, सागर में पर्याप्त मात्रा में मिलने वाला तथा विशेष न्यूनताजन्य रोगों में दिया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन ए है फ्लोरीन, ऑप्शन बी है आपका सोडियम क्लोराइड, और ऑप्शन सी है लोहा, और ऑप्शन डी है आयोडीन। तो इसमें करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। देखिए सोडियम क्लोराइड जो होता है वो आपका सागर के पानी में जो है सबसे ज्यादा मात्रा में मतलब मिलता है, काफी ज्यादा मात्रा में मिलता है, और साथ साथ विशेष न्यूनता जन्य रोगों में जो है इस पदार्थ को दिया भी जाता है। बाकी अगर फ्लोरीन के बारे में बात करें, देखिए अगर जिसके भी शरीर में फ्लोरीन की कमी हो जाती है तो उसको एक बीमारी होता है, उसका नाम भी आप लोग याद रख लीजिए, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लू, मैं लिख भी देता हूँ, फ्लूओ फ्लूरोसिस। तो फ्लोरोसिस नाम का बीमारी जो है आपका किसकी वजह से होता है? तो फ्लोरोसिस नाम का बीमारी जो है आपका फ्लोरीन के कमी से होता है। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। फ्लोरोसिस जो है आपका किसकी वजह से होता है? तो ये होता है आपका जो है फ्लोरीन के कमी से। अब बात करते हैं सोडियम, सोडियम क्लोराइड के बारे में। तो ये तो आपने अभी देखा है, लास्ट में बात करते हैं। अब लोहा की कमी से क्या होता है? तो लोहा की कमी से फिर से एक और बीमारी होता है, इसको बोलते हैं हम लोग एनीमिया। मैं लिख देता हूं एनीमिया। तो एनीमिया होता है लोहा की कमी से। अब बात करते हैं आयोडीन की कमी से क्या होता है? तो आयोडीन की कमी से जो है आपका गोइटर यानी कि घेघा रोग होता है। अब तो ये बहुत ही कम देखने को मिलता है, क्योंकि आज हम सब कोई जो है आयोडीन युक्त नमक खाते हैं। तो घेघा या गोइटर रोग होता है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखते हैं। चलिए बात करते हैं अब सोडियम क्लोराइड के बारे में। देखिए सोडियम क्लोराइड अगर आपके बॉडी में ज्यादा होगा तो आपका जो है बीपी बढ़ेगा, मतलब हाई बीपी हो जाएगा। HBP मतलब हाई बीपी हो जाएगा। अगर आपका जो है ये घटता है, ये क्या होता है? तो अगर ये आपका जो है घटता है, मतलब सोडियम क्लोराइड घटता है, तो इसकी वजह से आपके बॉडी में जो है आपका लो बीपी हो जाएगा। तो ये चीजें ध्यान रखना है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि ये चारों जो है आपके जो ऑप्शन है इनसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप बना दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, सभी अम्लों में निम्नलिखित तत्व अनिवार्य रूप से होता है? ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर, हाइड्रोजन। तो देखिए जितने भी अम्ल होते हैं उनमें हाइड्रोजन जो है आपका होता ही होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि भाई सभी अम्लों में पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है, इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से जिस अंग को हानि पहुंचती है उसका नाम क्या है? उसका नाम है लीवर यानी कि यकृत। यकृत जो है आपका, ज्यादा जो शराब पीते हैं उनका जल्दी खराब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि तेल कुओं में तेल, जल और गैस इस आरोही क्रम में होते हैं? ऑप्शन ए गैस, तेल, जल। तो सबसे देखिए बात डायरेक्टली हम बता देते हैं कि सबसे ज्यादा मात्रा में जो आपका तेल कुओं में जल पाया जाता है, और सबसे कम मात्रा में आपका जो है गैस पाया जाता है। इस तरीके से सबसे ज्यादा आपका जल, उससे कम तेल और उससे कम गैस। तो ये हो गया आपका उल्टा बोल दिया ना मैंने। देखिए सबसे कम मात्रा में आपका जल होता है, उससे ज्यादा मात्रा में आपका तेल होता है, और उससे ज्यादा मात्रा में आपका जो है गैस होता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि सबसे कम मात्रा में आपका जल होता है, उससे ज्यादा आपका जो है तेल होता है, और उससे भी ज्यादा आपका जो है गैस होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जो है बी, ठीक है। आरोही क्रम पूछा हुआ, आरोही क्रम का मतलब क्या हो गया? आरोही क्रम मतलब कि बढ़ते हुए, ठीक है। तो बढ़ते हुए हम क्या बताएंगे? हम लोग बताएंगे सबसे कम, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा। तो जल सबसे कम होता है। मैंने थोड़ा सा जो है कंफ्यूजन की वजह से उल्टा बोल दिया था। मुझे गैस के जगह पर मुझे लगा कि जल है, और जल के जगह पर गैस है, उल्टा। तो इस वजह से जो है आप लोग ध्यान रखिएगा कि जल जो है सबसे कम होता है, तेल उससे ज्यादा होता है, और गैस जो है सबसे ज्यादा होता है किसी भी तेल कुआं के अंदर में। तो जल, तेल और गैस का आरोही क्रम क्या हो जाएगा? जल, तेल और गैस हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, जिप्सम के इस्तेमाल का सलाह मुख्य रूप से ऐसी मृदाओं के लिए दी जाती है जो ऑप्शन ए क्षारीय होता है, और ऑप्शन बी नमकीन होता है, और ऑप्शन सी है जलाक्रांत, और ऑप्शन डी है अम्लीय। तो देखिए ऐसा मिट्टी जो कि क्षारीय होता है उसमें जो है हम लोग जिप्सम का इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो है वो न्यूट्रल हो सके और वहां पर जो है पौधों का विकास, वृद्धि सही तरीके से हो सके। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
जो कि है पीने वाला सोडा होता है। ऑप्शन ए उदासीन, ऑप्शन बी ऑक्सीकारक, और ऑप्शन सी प्रकृति से अम्लीय, और ऑप्शन डी जो है आपका प्रकृति से क्षारीय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, ये जो पीने वाला सोडा होता है, ये आपका जो है प्राकृतिक रूप से अम्लीय होता है, मतलब उसका जो नेचर होता है वो आपका अम्लीय होता है। एक्चुअली में क्या होता है कि कार्बोनेशन के प्रक्रिया के दौरान जल और CO2 दोनों संयोग करता है, और उसी से जो है आपका ये पदार्थ, मतलब कि जो है आपका पीने वाला सोडा तैयार होता है। तो जो आपका देखो कैसे होता है, सबसे पहली बात की जो कार्बोनेशन प्रक्रिया होता है उसमें जल और कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाते हैं तो एक पदार्थ बनता है जिसको बोलते हैं हम लोग कार्बोनिक एसिड, और इसका प्रकृति आपका अम्लीय होता है। इसके बाद क्या होता है कि इस अम्लीयता को थोड़ा सा कम करने के लिए हम लोग जो है इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट जैसा क्षारीय लवण मिला देते हैं, जिसकी वजह से कि आपका एक ऐसा पदार्थ तैयार होता है जो कि जिसको हम लोग कह सकते हैं कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक, और वही जो है आपका कहलाता है पीने का सोडा। तो सिंपल बात क्या याद रखना है, देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पर हमने लिया H2O, और यहाँ पर लिया हमने CO2, और दोनों मिला करके हमने यहाँ पर क्या बना दिया, तो हमने यहाँ पर बना दिया आपका जो है कार्बोनिक एसिड। यहाँ पर बना दिया कार्बोनिक एसिड, मतलब अम्ल। अब इसमें क्या करेंगे कि हम लोग जो है सोडियम बाइकार्बोनेट डालेंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब NaHCO3। अब ये दोनों मिक्स होकर के जो है, ये दोनों अब मिक्स होकर क्या बनाएगा, तो ये दोनों मिक्स होकर के आपका जो है बनाएगा कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक। मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक। और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, तो इसी को हम लोग बोलते हैं आपका जो है पीने का सोडा। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पर कि ये जो है आपका अम्ल से बना हुआ है, तो इसका जो प्रकृति है वो कैसा हो जाएगा, तो इसका प्रकृति हो जाएगा आपका अम्लीय। यही चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण क्या कहलाता है, तो आपका मिश्र धातु कहलाता है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि संक्रमण तथा अपक्षय को रोकने वाली औषधि कहलाती है, क्या कहलाती है, तो वो आपका जो है एंटीसेप्टिक कहलाती है। एंटीसेप्टिक जो होता है वो क्या करता है, वो जो है हमारे बॉडी के अंदर में संक्रमण को रोकता है। ये आपके जो है ये औषधियाँ अगर बात करेंगे तो छोटे छोटे जो आपके माइक्रोस्कोपिक जो जीवाणु बैक्टीरिया आपका फंगस वगैरह होते हैं, इन सबको क्या करता है कि ये किल कर देता है, या फिर उनके वृद्धि को जो है रोक देता है। तो ये हमारे रक्त के अंदर में जो है रक्त को दूषित होने से रोकता है, और साथ साथ जो घाव होता है उसको भी भरने में बहुत ही विशेष रूप से जो है सहायता प्रदान करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये 25 क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतर ढंग से मैं समझा पाया, और ये वीडियो भी आपको बहुत ही अच्छा लगा है। तो आप अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें ताकि उनका भी जो है कुछ मदद में कर सकूं आपके सहायता से। सो थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।